हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन कहते कैसे हैं, प्रकाश का गुण क्या होता है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के माध्यम से ही अपन किसी दूसरी वस्तु को अपन देख सकते हैं। प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश सरल या सीधी रेखा में ही गमन करता है। पहला अपना क्या प्रकाश है, वो सरल रेखा या सीधी रेखा में गमन करेगा। दूसरा क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, यानी ये क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है और प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये सारे क्या प्रकाश के गुण है। और अपन जो भी वस्तु देखते हैं या जो भी वस्तु दिखाई देती है, वो वस्तु अपन तभी दिखाई देती है जब वह वस्तु क्या हो? प्रकाशमान हो। क्या हो? प्रकाशमान, यानी उसके ऊपर, यानी वो प्रकाशित होगी तभी अपन को वस्तु दिखाई देगी। अब प्रकाश का परावर्तन, उच्च कोटि की पॉलिश किया गया पृष्ठ जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाली अधिकांश प्रकाश की परावर्तित कर देता है। प्रकाश का नियम, यानी कि इसको अपन प्रकाश का परावर्तन ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी कोई चमकीली सतह है, यानी कि सतह अपने क्या है? चमकीली है, उस सतह के ऊपर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो ये वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की ये घटना परावर्तन कहलाती है। और परावर्तन का जो नियम है वो क्या है, वो देखते हैं यहाँ पे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यहाँ पे जो आपतन कोण ये दिख रहा है आपको, आपतन कोण I से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण R से डिनोट करते हैं। और ये अपनी है आपतित किरण और ये है आपकी परावर्तित किरण। यहाँ पे ये है अभिलंब। ठीक, तो यहाँ पे जब प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह, ये जो सतह है अपनी, ये क्या है? चमकीली है। यहाँ पे क्या किया गया? पॉलिश, ये वाला भाग क्या है आपका? चमकीला है। ठीक है, और इस वाले भाग पॉलिश करने पर जब प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित होती है तो वापस उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों, यानी कि कोण I बराबर कोण R होता है। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा नियम है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंबत तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यानी इसमें आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, ये अपना क्या है? परावर्तन के नियम है जो जनरली हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वह बनता है, वहाँ बनता है जिसमें बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। यानी जब प्रतिबिंब तभी बनेगा जब कोई परावर्तित किरण प्रतिच्छेदी होती है, यानी आपस में क्रॉस करती है, वहाँ पर क्या प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे प्रतिबिंब दो प्रकार के बन सकते हैं, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी। वास्तविक का ये होगा, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, और यह तब बनता है जब प्रकाश किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है। इसमें केवल आभास होगा, यानी ये आभासी होगी, प्रतिच्छेदित प्रतीत होगी। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होंगे सारे के सारे उल्टे बनेंगे और आभासी प्रतिबिंब हमेशा ही सीधे बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, ये अपने पास में एक दर्पण है। दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब इसके दर्पण के पीछे बन रहा है। ये कब बन रहेगा? जब यहाँ से प्रकाश किरण चल रही है और यहाँ से टकरा के वापस क्या हो रहा है? परावर्तित हो रही है। दूसरी प्रकार इसके सीधे यहाँ से टकरा के वापस आ रही है। जब इन किरणों को अपन पीछे की ओर मिलाते हैं तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनता है जो कि आभासी होगा। क्या होगा? आभासी। ठीक है, ये यहाँ से ये दूरी u होगी, बिंब की दूरी हमेशा u और प्रतिबिंब की दूरी v से अपन इसको लिखते हैं। आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितने वस्तु के दर्पण से दूरी होती है, यानी जितनी दूरी ये दूरी और ये दूरी दोनों की दोनों बराबर होगी। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी ये क्या होता है? समांतर होता है। पार्श्व परिवर्तन है, इसमें वस्तु दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां, यानी इसमें अपन को जब देखते हैं तो यहाँ दायां भाग बायां दिखेगा और बायां भाग दायां दिखेगा। अब अपन बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण होता क्या है? मैं एक जनरली बात करूँ, जब मेरे पास में कोई एक समतल दर्पण है, इसको मैं मोड़ने के लिए कहूँ, यानी कि इसको मैं मोड़ के ऐसे बना दूँ इसको, तो ये क्या बन जाएगा? गोलीय दर्पण, जो कि ये रहा यहाँ पे। इसको मैं ऐसे लिखूँ, ये है अपना गोलीय दर्पण। ठीक है, यानी कि गोलीय दर्पण में क्या होगा कि गोलीय दर्पण के अंदर
जो गोलीय दर्पण होता है उसमें क्या होता है कि ये ऐसे होता है, ये अपना गोलीय दर्पण है। ठीक है, इस गोलीय दर्पण में क्या होगा कि जब प्रकाश किरण इस पर आपतित होगी, यानी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रतित होता है। यहाँ पर क्या होता है, वक्रतित होता है। गोलीय दर्पण जितना परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या अर्थात गोले के अंदर की ओर वक्रतित होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। इस प्रकार के अपन को अवतल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण जितना परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रतित हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यह अपन दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं, यह चमकीला भाग धसा हुआ हो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, अवतल दर्पण, और जिसका चमकीला भाग उभरा हुआ हो उसको अपन उत्तल दर्पण कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या है, अवतल दर्पण है। और ये जो ऐसे होगा यानी ये चमकीला भाग धसा हुआ है तो इसको अपन लेंगे अपन अवतल दर्पण, और जिसके अंदर चमकीला भाग उभरा हुआ है उसे अपन बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ पे गोलीय दर्पण में सामान्य प्रयुक्त होने वाले शब्द, जो गोलीय दर्पण में जनरल रूप से अपन जो शब्द प्रयुक्त करते हैं वो क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। जो गोलीय दर्पण में यहाँ पे इसका ये जब ये आपका ये आर्च यानी ये चाप ऐसे बन रहा है तो इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो इसका ये वक्र एक वर्ताकार वर्त बनेगा तो इसका केंद्र हमेशा ही अंदर होगा। केंद्र और इस जो चाप है इसका मध्य बिंदु इसको बोलते हैं अपन ध्रुव बोलते हैं, इसको अपन बोलेंगे ध्रुव, और इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होगी, और इसका जो मध्य बिंदु होगा फोकस होगा, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी होगी। इन सभी की परिभाषा अपन देखते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ है उसका जो केंद्र हो को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ के स्थित होता है। ध्रुव को प्राय पी से यानी या पोल से इसको अक्ष से निरूपित करते हैं। पी से इसे लिखते हैं कि पी बराबर क्या होता है, पोल। ठीक है, अब इसकी बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य क्या होगा, मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के अक्ष के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबित होती है, यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूँ इस ध्रुव और वक्रता के अंदर मिलाने वाली रेखा को मैं आगे बढ़ा दूँ तो ये मेरी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसको मैं बोलूँगा मुख्य अक्ष। ठीक है, अब है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, यानी वक्रता केंद्र है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्सर सी से निरूपित किया जाता है, यानी इसका जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको अपन सी से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या कहलाएगी, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाते हैं। इसे आर से या कैपिटल आर से इसको निरूपित करते हैं वक्रता त्रिज्या। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूँ वक्रता केंद्र तथा उसके ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। द्वारक है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा को व्यास या दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसको इंग्लिश में अपर्चर बोलते हैं। इसे mn द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिख रहा है अपर्चर इसको अपन बोलते हैं द्वारक। ठीक है, फिर आता है अपना मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे अक्सर एफ से द्वारा निरूपित करते हैं। छोटे द्वारक के लिए गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। इसे हम इस संबंध को R = 2F द्वारा व्यक्त करते हैं। फिर इसके बाद में देते हैं अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। अवतल दर्पण है उसको अपन अवतल दर्पण के जो अपन डायग्राम बनाते हैं बिंब से प्रतिबिंब, यानी उसके जो किरण के अपन बिंब से प्रतिबिंब पढ़ेंगे तो उसको किरण के नियम का प्रयोग करके अपन बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ सकते हैं। तो पहला ये है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो वह परावर्तन के पश्चात हमेशा ही फोकस से ही गुजरेगी। यानी कि यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है और यहाँ से इसका परावर्तन हो रहा है तो हमेशा ही फोकस से ही गुजरेगी। ठीक है, दूसरा नियम यह है कि अवतल दर्पण के फोकस से गुजरने वाले किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसका जस्ट उल्टा है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होते हुए आपतित हो रही है तो वह परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष से क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, तीसरा नियम है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाले किरण परावर्तित पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट आती है, वापस उसी माध्यम में वो लौट जाती है। ठीक है,
ये आपका तीसरा नियम है। चौथा नियम है, जब अवतल दर्पण के बिंदु P पर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। यानी प्रकाश किरण तिरछी जब इसके ऊपर यानी इस दिशा से आई, इस बिंदु पर आपतित हुई और वापस उसी माध्यम में यानी कोण आई, ये कोण R से परावर्तित हो जाएगी। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है, यानी कोण I और कोण R दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसको अपन परावर्त का नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी अवतल दर्पण द्वारा बिंब द्वारा विभिन्न स्थितियों पर लिए गए बने बिंब की स्थितियां हैं, वो देखेंगे यहाँ पे कि बिंब की स्थिति कैसे कैसे बनेगी। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु सी की वक्रता के अंदर पर हो, जी वस्तु सी यानी वक्रता के अंदर के पास में हो, ये वक्रता के अंदर तथा फोकस के बीच में हो, फोकस के ऊपर हो, तथा जो छठी कंडीशन है वो ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो। तो इसकी अलग अलग कंडीशन बनेगी। इन सभी में अपन जो बिंब की जो प्रतिबिंब की जो बिंब से जो प्रतिबिंब बन रहा है यानी इसकी जो प्रकृति है वो वास्तविक उल्टा, सभी में वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा होगा। लेकिन एक कंडीशन, जब वस्तु या बिंब कहाँ पे हो, ध्रुव या फोकस के बीच में हो, तो वहाँ पे आभासी सतह सीधा बनेगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं किरण आरेख द्वारा, जब वस्तु अनंत पर हो यानी जब प्रकाश किरणें, तो जब अपन को ये भी पता होना चाहिए जब बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण अपन करेंगे तो वहाँ पे किरण के नियम के द्वारा ही अपन करेंगे, कि नहीं दो किरण के नियम का प्रयोग करके बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो ये प्रकाश किरण अनंत पर है, यहाँ पे से आ रही प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तन होके, यानी पहला नियम क्या बोलते हैं, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। इसी प्रकार दूसरी प्रकाश किरण है वो भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर रही है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बन रहा है। यानी जब वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर बिंदु कैसा बिंदुवत बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार जब वस्तु सी के परे हो यानी वक्रता के अंदर ये है फोकस और पी है, इसके परे यहाँ भी वहाँ पे है, तो प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी और परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण जब फोकस से होकर गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य इसके समांतर हो जाती है। तो ये परावर्तित किरण और एक ये परावर्तित किरण यहाँ आके मिल रही है, तो यहाँ पे बिंब ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, जो कि वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और कहाँ पे बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन फॉलो करती है, जब सी के परे हो एफ तथा सी के बीच हो, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब वस्तु कहाँ पे सी पे हो तो ठीक पहले प्रकार से जब वस्तु यहाँ पे सी पे है, ए बी वस्तु सी पे, इसी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है और परावर्तन पश्चात फोकस से गुजर रही है। इसी प्रकार जब बिंदु प्रकाश किरण इस वस्तु से फोकस से होती हुई गुजर कर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तब यहाँ पे परावर्तित किरण एक तो ये है और दूसरी परावर्तित किरण ये है, ये दोनों आपस यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे बिंब से प्रतिबिंब ए बी का ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, जो कि वस्तु के बराबर और उल्टा और वास्तविक होता है। इसी प्रकार से जब वस्तु कहाँ पे है, सी तथा फोकस के बीच में, ठीक है, ये सी है तथा ये सी और ये फोकस है उसके बीच में, तो ठीक इसी प्रकार से प्रकाश किरण यहाँ चलेगी। इसके बाद में क्या होगा, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी और दूसरी प्रकाश किरण ये फोकस से होते जा रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब ये दोनों किरण यहाँ कट रही है तो यहाँ पे बिंब का प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि वास्तविक और उल्टा होगा और सी के परे होगा। ठीक है, इसी प्रकार जब वस्तु फोकस के ऊपर हो, जब वस्तु फोकस पे हो तो इसमें अपन देखते हैं, जब वस्तु फोकस के ऊपर है तो इससे प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली हमेशा ही फोकस से गुजरेगी, तथा दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र को मानते हुए आपतित हो रही है और वापस यहाँ से आपतित हो रही है और वापस क्या हो रही है, इसका परावर्तन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपतन हो रहा है और इसके वापस परावर्तन हो रहा है। तो जब ये आगे जाके कहीं ना कहीं ये मिलेगी, लेकिन बहुत दूर जाके मिलेगी, तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से काफ़ी बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस के ऊपर हो। कंडीशन नंबर 5 अपन देखते हैं, कंडीशन नंबर 5 की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अनंत पर जब वस्तु अनंत पर बने प्रतिबिंब अनंत की स्थिति होगी, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जो 6 कंडीशन है, लास्ट कंडीशन ये है कि जब वस्तु कहाँ पे हो, ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो, तो यहाँ से क्या होगा, जब प्रकाश किरण ये फोकस है और ये अपना ध्रुव है, यहाँ पे प्रकाश किरण क्या होगा, इस ध्रुव से टकराएगा और वापस चली जाएगी। ठीक है, जितना कोण बना रहा है उतनी कोण से परावर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार से इससे प्रकाश किरण चलने वाली और यहाँ से क्या आपतित हो रही है और यही प्रकाश किरण वापस क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी और ये किधर चली जाएगी, वक्रता के अंदर से। जब इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं
तो एक अपना क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, जो कि आभासी बनेगा और वस्तु से सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हुआ, बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण। इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे कि ये मेरा इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये मेरा सॉरी यहाँ चलो ये कर लेते हैं। यहाँ से ये है, यहाँ से ये अवतल दर्पण है और इसके अवतल दर्पण है और इसके यहाँ से ये बिंदु अपन बात कर रहे हैं, मुख्य अक्ष है, और यहाँ पे ये ध्रुव है और ये P है, यहाँ पे ध्रुव है और ये फोकस है। ठीक है, यहाँ पे ये फोकस है। अब वस्तु अपनी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये वस्तु यहाँ पे है। तो इस वस्तु से अब क्या होगा, प्रकाश किरण ऐसे चलेगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और हमेशा ही फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण इसको अपन यहाँ वक्रता के अंदर है C, यहाँ पे वक्रता के अंदर C है, यहाँ से चलेगी और ये सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं वक्रता के अंदर, तो ये दूर जाके नहीं मिलेगी, लेकिन अब जब इसको अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाएंगे इनको, तो यह एक यहाँ पे इस बिंदु पर मिल जाएगी, तो इसका बिंब का प्रतिबिंब मिलेगा। तो अपन यहाँ पे किरण के किन्हीं भी दो प्रकाश किरणों का उपयोग करके अपन बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। अब अवतल दर्पणों का उपयोग, जनरली एग्जाम में पूछा ही जाता है कि अवतल दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सामान्यतः टॉर्च, सनलाइट, वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश को शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। जो जनरली अपन जितने भी टॉर्च होती है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और वाहन की जो हेडलाइट है, जो टॉर्च, जो आगे की जो मेन लाइटें होती है, उसके अंदर भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का ही प्रयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं दांतों के, वो भी इस दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में भी काम लिया जाता है। ठीक है, जो शेविंग मसाज वाली दुकानें होती हैं वहाँ पे भी इसका भी अपन उपयोग करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ है, तो उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश। अब उत्तल दर्पण के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो चमकीला भाग होता है वो अपना क्या होता है, उभरा हुआ होता है। तो इसमें अपन बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस पे अपसरित प्रतीत होती है, यानी कि किरणों को फैला देता है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और वापस ही इसे चली जाएगी, और इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो एक वक्रता के अंदर से गुजरेगी, एक फोकस से गुजरेगी। दूसरा, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश किरण फोकस से होते हुए आपतित हो रही है तो वो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक वैसी प्रकार जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वह दूर हट जाएगी, और जब इनको पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा अपन को देख रहे हैं अपन, तीसरा क्या है, उत्तल दर्पण की वक्रता के अंदर को निर्दिष्ट किरण प्रकाश परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। जब प्रकाश किरण किसी गोलीय पृष्ठ पर वक्रता केंद्र को मानते हुए आपतित हो रही है, यानी इसको केंद्र मानते, यहाँ इसको सीधा यहाँ से आ रही आपतित हो रही है, लेकिन वापस उसी पथ पे लौट जाती है। ठीक है, इसी प्रकार अपन चौथी किरण का बात करें, जब उत्तल दर्पण के बिंदु P पर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा से में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। यानी इस पे बिंदु P पर जब आपतित होती है, जितने कोण से आपतित हो रहे उतने कोण से वापस क्या हो जाती है, परावर्तित होता है। यहाँ पे कोण I और कोण R का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इन्हीं तीनों का उपयोग करके अपन बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण में बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण जनरली दो ही है। जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो। जब वस्तु अनंत पे होगी तो उस जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगी। ये अत्यधिक छोटा बिंदुवत आकार का होगा, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत दर्पण के ध्रुव यानी P के बीच में हो तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो P तथा F के बीच के दर्पण के पीछे बनेगी, छोटा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। इन दोनों के अंदर दोनों कंडीशन क्या, आभासी और सीधा, वस्तु से सीधा, इसमें उल्टा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे किरण आरेख द्वारा अपन देख सकते हैं, जब वस्तु अनंत पर है
जब वस्तु अनंत पर तो यहाँ प्रकाश किरण आपतित हो रही है, परावर्तन का पश्चात दूर चली जाएगी। ये दूसरी प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो ये दूर चली जाएगी। जब इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो बिंदु F पर मिलती है, जहाँ पर इसका फोकस बनता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है और बिंदु वक्रता केंद्र और P के बीच में बनता है और दर्पण के पीछे, जो कि आभासी और सीधा होगा। इसी प्रकार जब वस्तु कहाँ पे अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में है, तो यहाँ पे बात करते हैं अपन अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में हो, तो यहाँ पे वस्तु जो प्रकाश किरण आ रही है वो क्या इसके समांतर, वो परावर्तन के पश्चात दूर चली जाती है। जब इस किरण को पीछे की ओर, जो परावर्तित किरण है उसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये बिंदु F से अति प्रतीत होती है। ठीक उसी प्रकार जब दूसरी किरण प्रकाश किरण को अपन वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं, यानी यहाँ से आपतित हो रही है, वापस इसी पथ पे परावर्तित हो जाती है। जब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर परावर्तित किरणें, जो पीछे बढ़ी हुई किरणें, वो एक बिंदु पे मिलती है, जहाँ पर बीम का प्रतिबिंब बहुत छोटा, सीधा और आभासी बनता है। बहुत छोटा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा, जो कि P और F के बीच में ही बनेगा। तो यह अपना क्या था, उत्तल दर्पण से बनने वाले बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण था। अब जो उत्तल दर्पण का उपयोग है वो क्या है, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे की वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। ये ड्राइवर को पीछे की बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एरिया ये देखने में समर्थ होते हैं। दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी किया जाता है। दुकानों में इसका उपयोग है वो सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी किया जाता है। अब गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, ये जनरली बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी है वो क्या है। चिन्ह परिपाटी की बात करें तो यहाँ पे जो अपन जो डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे एक अवतल दर्पण है, जो कि इसका जो वक्रता केंद्र है उस पर अपन बात करते हैं। वक्रता केंद्र से अपन सारी दूरियाँ मापेंगे, ठीक है। वो क्या है, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगा, यानी कि यहाँ से प्रकाश किरण बाईं ओर से आपतित होगा, ठीक है। ये अपन को कंडीशन में ध्यान में रखना है। दूसरा है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव के से मापी जाएगी, कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां को अपन कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। मूल बिंदु से दाईं, यानी मूल बिंदु यानी जो ध्रुव है इसके मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस, यानी कि अक्ष जो दूरी है वो अक्ष के अनुदिश मापी सभी दूरियां धनात्मक, यानी जो कि इसके दाईं ओर बात कर रहे हैं अपन तो वहाँ पे होगी धनात्मक, ये इसको लेंगे अपन धनात्मक। और जो बाईं ओर, जो मूल बिंदु के बाईं ओर, वो अपन लेंगे ऋणात्मक। जितनी भी दूरी है वो अपन लेंगे ऋणात्मक। चाहे वो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे मूल बिंदु से इस दिशा में होगी धनात्मक, या दाईं ओर की बात करें तो यहाँ पे धनात्मक लेंगे। और बाईं ओर की, यानी आपतित प्रकाश किरण की बाईं ओर की दिशा, यानी यहाँ पे अपन लेंगे ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, यानी मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर धनात्मक मापी जाने वाली दूरी धनात्मक मापी जाएगी, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर -y अक्ष के उसमें लेंगे -y, जो अक्ष के अनुदिश होगी उसको माइनस लेंगे। मापी जाने वाली दूरियां हमेशा ही ऋणात्मक ली जाएगी। यह अपनी चिन्ह परिपाटी है। और बीम की दूरियां u द्वारा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण में सारी की सारी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, ठीक है। यहाँ पे दर्पण सूत्र की बात करें अपन तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, ये अपना दर्पण सूत्र है। यहाँ पे जो v क्या बताता है, प्रतिबिंब की दूरी जो कि ध्रुव से मापते हैं। u यहाँ पे बिंब की दूरी वो भी ध्रुव से होगी, और f यहाँ पे स्मॉल f फोकस दूरी वो भी ध्रुव से मापते हैं। फिर अपन देखते हैं आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार है जिसमें ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बीम की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करते हैं, इस आवर्धन को हम m से लिखते हैं। इसका जो होता क्या है, इसका फॉर्मूला, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपन s' से लिखेंगे और बीम की ऊंचाई को s से लिखेंगे, यानी m = hi/h, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट, और ये है इमेज यानी प्रतिबिंब की हाइट। यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू अपन -v/-v में u से भी अपन डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे m बराबर क्या हो जाए, hi//u -v/u। यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, यदि m धनात्मक है
तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। यहाँ पर जो अपन देख रहे हैं, यहाँ पे जो अलग अलग कंडीशन देख रहे हैं उसकी प्रतिबिंब का आकार के बराबर होगा, यानी अगर ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब से बड़ा होगा, अगर ये छोटा है m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब बहुत ही बिंब से छोटा होगा, और m का मान 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा। तो समतल दर्पण द्वारा आवर्धन सदैव प्लस हो तो प्लस साइन आभासी प्रतिबिंब के लिए लिया जाता है, दर्शाया जाता है। प्रतिबिंब आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। यदि m पॉजिटिव है यानी m इज ग्रेटर देन 1 तो दर्पण उत्तल है, अगर m पॉजिटिव m इज ग्रेटर देन 1 तो दर्पण अवतल होगा। ठीक है, अब n का मान 1 से बड़ा है 1 से छोटा है तो इस पर अलग अलग कंडीशन में अपन अवतल और उत्तल पर उसको देख सकते हैं। यदि m का मान नेगेटिव हो तो दर्पण अवतल होगा। तो ये सारे अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दर्पण से प्रकाश का दर्पण के बारे में आवर्धन क्षमता देखी थी। ठीक है, तो ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका एक जनरली एक कांच प्रकाश का अपवर्तन के कुछ उदाहरण, इसके बाद अपन देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है,